और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देख रखा था कितने फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं और फिजिकल फिनोमेना क्या होता है और क्वांटिटी क्या होता है, उन सभी के बारे में पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं और कुछ कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसके डेफिनेशंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा जो है रेशियो होता है, सेकंड हमारा स्केलर होता है और थर्ड हमारा वेक्टर होता है। रेशियो क्या होता है, तो किसी भी नंबर को, किसी भी दो मैग्नीट्यूड को यदि सेम फिजिकल क्वांटिटी में रेशियो में लिखा जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं रेशियो, और रेशियो हमेशा क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ये आप लोग ध्यान में रखोगे, है ना। सारा का सारा ऐसा नहीं होता कि सारा रेशियो जो है यूनिट लेस होता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस ज़रूर है जो यूनिट को कवर करता है, और वो कौन से हैं वो हम लोग बात करेंगे उन सभी पे। ठीक है। तो जैसे मान लो रेशियो लिखना, तो कभी आप देखे होगे कि रेशियो को हमेशा 5:4 इस फॉर्म में लिखते हैं, या फिर कोई मान लो कोई नंबर x a है और ये b है तो a:b लिखते हैं, या फिर x:y ऐसा लिखते हैं, जो a और b यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ पे x और y क्या है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है। तो हमेशा जो है ये यूनिट लेस क्वान्टिटी में लिखा जाता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, एक्सेप्शन जो है इसे ध्यान में रखना होगा। जैसे एंगल, एंगल को हम लोग हमेशा किस में लिखते हैं, तो या तो डिग्री में लिखते हैं या फिर किस में लिखते हैं, रेडियन में, है ना। डिग्री में या फिर रेडियन में लिखते हैं। तो एंगल लिखने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग एंगल लिखते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो एंगल को लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्कल है और उसका जो रेडियस है हमारा आर है। ओके। और ये जो सर्कल है इस पे कुछ जो एंगल है सबटेंड किया हुआ थीटा, है ना। ये थीटा क्या है, वो डिग्री हो सकता भी है या फिर रेडियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये एंगल क्या है, थीटा है, जो सबटेंड कर रहा है कुछ सेक्टर को, है ना। कुछ एंगल कवर कर रहा है कुछ सेक्टर को कवर करते हुए। तो यहाँ पे ए बी सी जो है हमारा क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल है ना। ये आर्क है, ये सर्कल का जो है वो माइनर आर्क है ये। ठीक है। तो उसका लेंथ हमारा क्या है, एल मान रखे हैं, और ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करा, तो वो एंगल थीटा है। तो हम लोग एंगल को इस तरीके से लिखते हैं, एंगल जो है वो क्या होता है, आर्क अपन क्या होता है, लेंथ, आर्क अपन रेडियस। ठीक है। तो एंगल मान लो ये थीटा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क क्या है हमारा, आर्क ए बी सी, है ना। ये आर्क, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे, आर्क क्या हो जाएगा, ए बी सी अपन क्या होगा, रेडियस, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए। ठीक है। तो इस थीटा को हम लोग ऐसे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क हमारा क्या है, एल है और ये आर है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा लेंथ होगा वो भी किस में होगा, जाहिर सी बात है कि मीटर हो सकता है, और रेडियस क्या होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर से मिनट, मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो जब मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो कोई यूनिट तो बचा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एंगल को किसी न किसी यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं। तो वो यूनिट क्या होता है, या तो डिग्री होता है या फिर रेडियन होता है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर जो वैल्यू आया है, और इसका कोई यूनिट हम लोग सोच कर चलेंगे क्या, नहीं है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है ना। प्रैक्टिकली में क्या होता है कि इसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तो ये हमारा एक्सेप्शंस का ही क्या है, एक एग्जांपल है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर। और जब भी इस फॉर्म में लिखेंगे ना, तो इसका जो यूनिट होता है, जो एंगल का यूनिट होता है, हमेशा क्या होता है, रेडियन में होता है, हमेशा रेडियन में होता है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और वेयर थीटा इज इन अ यूनिट ऑफ रेडियन। अब ये रेडियन को हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आप मैथमेटिक्स के 11th मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आप पढ़ सकते हो। ओके। ऐसे इसका रिलेशन मैं बता देता हूँ। इसका जो रिलेशन होता है 180 इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन, है
है ना। पाई रेडियन, रेडियन के प्लेस पे रेडियन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सी लिख देते हैं ताकि पता चले कि एंगल क्या है, रेडियन में लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है, रेडियन को कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्केलर। स्केलर क्या एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है और ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मान लो 2 मीटर हो गया या फिर 5 kg हो गया या फिर 2 किलोमीटर पर आवर हो गया, किसी भी व्हीकल का स्पीड हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। या फिर डेंसिटी हो गया, किसी का डेंसिटी भी निकाल दे तो भी क्या हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, मास बाई वॉल्यूम करके। यदि मास डेंसिटी निकालना तो मास बाई वॉल्यूम कर दो, है ना। या फिर किसी और का डेंसिटी निकालना है तो उस फॉर्म में लिख देंगे जिसका डेंसिटी निकालना है। पार्टिकल का डेंसिटी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या है स्केलर को, डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन से। तो यहाँ पे स्केलर क्या है, केवल और केवल क्या, केवल और केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसे, द क्वांटिटी या फिर द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, है ना। वो केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड के इन्फॉर्मेशन को रिवील करता है कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है ना, कितना उसका वैल्यू है। एग्जांपल जैसे हो गया डेंसिटी, अभी जस्ट बताए थे, है ना। डेंसिटी, फोर्स नहीं होगा, फोर्स में कुछ डायरेक्शन जो होते हैं तो उसका बात बाद में करेंगे हम लोग। जैसे डेंसिटी हो गया और स्पीड हो गया। स्पीड भी क्या है हमारा, ये एक स्केलर क्वांटिटी केवल केवल जो है वैल्यू को बताएगा, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करता, केवल और केवल मैग्नीट्यूड को ही बताता है। तो डेंसिटी हो गया और ये स्पीड हो गया। और भी आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मास हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, और भी बहुत से हो सकते हैं क्वांटिटी। आप जितना सोचोगे जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, केवल और केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे या फिर मैग्नीट्यूड के वैल्यू को रिवील करे, तो वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड जो है वेक्टर है। तो वेक्टर होता क्या है, तो वैसे क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करे, दोनों का इन्फॉर्मेशन एक साथ रिवील करे, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का बहुत ही बड़ा यूज़ है, आप 12th के चैप्टर में जाओगे, मैथ्स के 12th चैप्टर एक है ही स्पेशल बनाया गया वेक्टर का, उसमें आप पूरा का पूरा जो है वेक्टर के बारे में पढ़ोगे, क्या होता है और इसका यूज़ कैसे कैसे करते हैं, कैसे इसका प्रॉब्लम में एप्लीकेशन है, किस तरीके से हम लोग बहुत से अच्छे से प्रॉब्लम बना सकते हैं, वो सारा का सारा 12th के वेक्टर अलजेब्रा में ये बताया गया है। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप सारा का सारा चीज़ पढ़ोगे आगे चलकर। लेकिन यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें फिजिक्स में, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा, इसके लिए आप वरीज ना हो, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट करे, वैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जो दौड़ रहा है ना, कोई पर्सन है वो दौड़ रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, ईस्ट के डायरेक्शन में जो है वो दौड़ रहा है ना, रन कर रहा है, और वो उसका स्पीड कितना है, तो मान लो 2 मीटर या 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से टुवर्ड्स किधर, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस स्पीड से मूव कर रहा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 किलोमीटर या 5 मीटर पर आवर, और वो किधर मूव कर रहा, तो ईस्ट के तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एक साथ रिवील किया जा रहा है, दोनों एक साथ बताया जा रहा है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर, है ना। तो वैसे क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट करे एक साथ, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखते ही होंगे
चलो ये एक बार देख लो, ये काम का ही है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इधर एक्स प्राइम है, ये वाई और ये वाई प्राइम है। तो एक्स को हम लोग हमेशा जो है फिजिक्स में ईस्ट मानते हैं और एक्स प्राइम को वेस्ट मानते हैं, वाई को क्या मानते हैं, नॉर्थ, और वाई प्राइम को साउथ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल, और ऊपर कैप में लिख देते हैं। एक्स प्राइम को क्या लिखते हैं, तो माइनस आई कैप लिखते हैं। वाई को क्या लिखते हैं, या फिर नॉर्थ को क्या लिखते हैं, तो जे कैप। और साउथ को क्या लिखते हैं हम लोग, तो माइनस जे कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ करते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा वेक्टर फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही यूज तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ही लेते हैं कि कोई पर्सन है जो पहले ईस्ट में गया, ठीक है, और वो 2 मीटर का जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर क्या हुआ, ये साउथ की तरफ नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, है ना, और नॉर्थ पे मूव करके एक सर्टेन पॉइंट पी पर पहुंचा, और इधर जो है वो 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम बताना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है, ये ओरिजिन हमारा जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, ये ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस चला, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्टेंस तो बताएंगे कि पहले इधर चला फिर उसके बाद इधर चला, लेकिन कोई पूछे कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है ओरिजिन से, तो हम क्या बोलेंगे, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो दिस इज हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो जो ओ पी होगा हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और वो पहले कैसे चला था, तो पहले ओ, चलो ये हम मानते हैं पॉइंट ए है, तो पहले ओ ए चला, उसके बाद क्या चला, ए पी चला, है ना। तो ओ पी क्या हो जाएगा हमारा, तो ओ पी में पहला क्या होगा, 2 मीटर चला तो 2, और वो किस डायरेक्शन में चला, तो एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसे क्या लिखेंगे, आई कैप। और ए पी किधर है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है या फिर नॉर्थ के लॉन्ग है, तो उसे कैसे लिखेंगे, कितना मीटर चला, तो 3 मीटर जे कैप। और इसे यूनिट में लिखना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर। तो वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत ही यूज है इसका फिजिक्स में, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। बिना वेक्टर के फिजिक्स जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ोगे पूरा का पूरा, लेकिन जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा बताया जाएगा। ओके, तो आगे का चैप्टर जो है वो कुछ कुछ बेसिक्स टूल्स का ही है, तो उसमें सारा कुछ ये बताया जाएगा। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी का, द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करे, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू देखें, है ना। तो क्या है, फर्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो आप लोग फिजिक्स में यूज़ करते हो बहुत ही ज़्यादा, जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, फिर वेलोसिटी निकालते हो। तो बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी जब भी बात करते हो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस का भी बात करते हो, तो भी हमारा क्या, वेलोसिटी भी क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, उसके बाद फोर्स जो होता है, फोर्स भी क्या है हमारा, वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, वो भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। आप बहुत कुछ देख रखे हो, है ना, तो हम लोग इतना ही समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी और फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ईटीसी बहुत से और भी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये आप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी का जो वेक्टर कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग पर्टिकुलरली बहुत ही यूज कंसेप्ट बहुत ही डीपली पढ़ेंगे फिजिक्स में जो अप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ कितने टाइप के होते हैं वो अपन लोग पढ़ेंगे। तो क्वांटिटीज़ जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो अब अच्छा ये बताओ, क्वांटिटी के बारे में तो हम लोग पहले पढ़ रखे हैं, क्या होता है क्वांटिटी और कितने टाइप के होते हैं वो तो नहीं देखे, लेकिन हाँ क्वांटिटी के बारे में अच्छे से देख रखे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या होता है क्वांटिटी, और क्या कितने टाइप के क्वांटिटी होते हैं वो देखेंगे अपन लोग। तो क्वांटिटी जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, नेक्स्ट हमारा जो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, है ना, मतलब वो किसी और पे डिपेंड ना करे।
बोल सकते हैं कि ये जो है आइसोलेटेड फ्रॉम या फिर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल अदर पैरामीटर्स, ऑल अदर क्वांटिटीज़, है ना। तो वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे ना, फंडामेंटल। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल की हेल्प से बनता है, तो वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी। वैसे ही पता चल रहा है कि डिराइव्ड मतलब कहीं ना कहीं किसी और से डेरिवेशन किया गया, किसी और की हेल्प से इसको क्या किया गया, डेरिवेशन किया गया डिराइव्ड क्वांटिटी को, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये फंडामेंटल को क्या बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं या बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ which exist in nature, there are only few quantities which are independent of all other quantities and do not require the help of any other physical quantity for their definitions। मतलब क्या है कि हमारे जो यूनिवर्स है या फिर नेचर में जो बहुत से ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे क्वांटिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद पे जो है डिपेंड करते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो क्या है, वो अदर्स क्वांटिटी पे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और खुद के डेफिनेशंस के लिए वो खुद ही सफिशिएंट होते हैं, किसी और का हेल्प नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसे नाम से ही पता चल रहा है फंडामेंटल मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं खुद का ही डेफिनेशन खुद ही ये फुलफिल कर ले रहा है। ओके, तो ये फंडामेंटल क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो ये किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, जो यूनिट केजी है वो किसी और पर डिपेंड तो नहीं करता। लेकिन यदि इसी का मान लो जैसे फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन का मतलब फोर्स बेसिकली किससे बनता है, तो मास और एक्सेलरेशन दोनों से मिलकर बनता है ना, मास और एक्सेलरेशन से। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे फोर्स का क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फोर्स जो है वो दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, बल्कि क्या है, ये किसी और पे डिपेंड कर रहा हो। किस पे डिपेंड कर रहा, तो ये केजी जो यूनिट है उसे डिपेंड कर रहा, लेंथ पे ये डिपेंड कर रहा, और ये टाइम पे डिपेंड कर रहा। तो बेसिकली हमारा जो केजी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी हमारा मीटर जो है वो भी हमारा फंडामेंटल है, और सेकेंड जो है वो भी हमारा क्या, फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है, किसी और पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज़ होता है। ओके, तो जैसे केजी मास हो गया, उसके बाद अभी जस्ट हम बात किए लेंथ का, तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, मीटर, है ना। तो ये भी क्या है हमारा, ये सारा का सारा स्टैंडर्ड एसआई यूनिट का बात किया जा रहा है ना, एमकेएस यूनिट बात किया जा रहा है स्टैंडर्ड यूनिट में। तो मास हो गया हमारा केजी, लेंथ हो गया मीटर में, और टाइम हो गया, टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल। तो टाइम को हम लोग सेकेंड में लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करता, इसका खुद का यूनिट होता है, डिग्री सेल्सियस, है ना, या फिर केल्विन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी क्या होता है वो बात किया जाएगा, आगे का चैप्टर में पढ़ना ही ये सब, लेकिन अभी जस्ट याद रखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, सीडी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैंडेला, है ना। ये सीडी क्या है, कैंडेला को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वो भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। तो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, जो एम्पियर होता है जिसको एएमपी लिखते हैं ना, या फिर ए भी कभी कभी लोग बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या, फंडामेंटल के अंडर आएगा। हमारा होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास स्टोन है, तो उसके अंदर का जो है, मान लो 1 kg का स्टोन है, तो उसके अंदर कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो काउंट करना। तो कैसे करेंगे, तो उसके काउंट करने के लिए जो एक नया यूनिट दिया गया जिसे हम लोग मोल बोलते हैं ना। तो एक मोल में 10⁻23 जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, और वो एक मोल के अंदर होता है, एक मोल में उतना पार्टिकल्स होता है। तो
ये हमारा जो है फंडामेंटल यूनिट के ही अंडर में आता है, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो टोटल हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है, 7 हो जाता है। पहला मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, जिसको कैंडेला बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जिसको एम्पियर बोले, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मोल। और ये हमारे 11th के चैप्टर में ही है, मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेसन में ही है। तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, या फिर आपके स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा या फिर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, तो वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बना जाता, तो वैसे सारे क्वांटिटी क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या होगा, फोर्स। फोर्स क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा केजी के फॉर्म में, और एक्सेलरेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे मास क्या है, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। मीटर क्या है, ये भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये सेकेंड मतलब टाइम क्या है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को कंबाइन करके, है ना, इंसेम्बल करके, और एक डिराइव्ड क्वांटिटी को, फोर्स को बनाया गया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बिना फंडामेंटल क्वांटिटी के डिराइव्ड क्वांटिटी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा, तो द क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज और द क्वांटिटी विच आर फॉर्म्ड with the help of fundamental quantities are called derived quantities। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द क्वांटिटी दैट आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, तो उससे क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल क्या हो जाएगा, अभी जस्ट देखे, फोर्स। सेकंड क्या होगा, मोमेंटम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, अब ये सब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में आप टेंशन मत लो, आगे पढ़ना है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं ऐसे। तो फोर्स क्या है, वो जानते ही आप पहले से, मोमेंटम भी जानते हो, वेलोसिटी भी जानते हो, स्पीड जानते हो, प्रेशर भी क्या होता है भी जानते हो। एक नया जो टर्म्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये सभी जो है हमारे वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, तो आज जो है यहीं तक, और नेक्स्ट हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे, और फिर ये हम लोग इस टॉपिक में न्यूमेरिकल को, बहुत से न्यूमेरिकल को करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बी विथ अस, और आगे जो है मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालता रहूँगा। इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में कुछ कंसेप्ट होंगे, और फिर बहुत से न्यूमेरिकल्स किया जाएगा। ओके, तो ये वीडियोस लेक्चर सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहें, है ना, और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके।